सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई के विषय में, जिसके संदर्भ में सरकार ने निर्णय लिया है कि वह अपना हिस्सा बेचेगी। तो समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर आईडीबीआई का मुद्दा चर्चा में क्यों है। थोड़ा सा आईडीबीआई के विषय में समझेंगे और फिर समझेंगे कि क्या सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, और फाइनली समझेंगे कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा ही क्यों दे रही है। तो आइए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि आईडीबीआई का मुद्दा चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में क्या हुआ है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, जिसकी सामान्यतः अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उस मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि सरकार आईडीबीआई में जो उसका हिस्सा है उसको कम करेगी। तो इसी के कारण समीक्षकों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यहाँ से आईडीबीआई के निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ चुकी है, और आने वाले समय में हमें जल्द सूचना मिलेगी कि आईडीबीआई का जो निजीकरण का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो आगे बढ़ चुका है। तो थोड़ा सा आईडीबीआई के विषय में समझिए। आईडीबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1964 को। उद्देश्य क्या है, जैसा कि इसके नाम में ही निहित है, वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, अर्थात राष्ट्र के औद्योगिकरण की जो गति है उसको बढ़ावा देना। औद्योगिकरण के लिए जो वित्त की आवश्यकता, फाइनेंस की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना, क्योंकि औद्योगिक वित्त के अभाव में क्या होगा, सभी क्षेत्रों का जो औद्योगिक विकास है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 1960 के दशक में जब हमारे सामने कई चुनौतियां थीं, कई प्राथमिकताएं थीं, ऐसे समय में औद्योगिक वित्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और औद्योगिक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, आईडीबीआई की स्थापना की गई। उस समय जो 1960 का दशक था, अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एक औद्योगिक असंतुलन दिखाई देगा। औद्योगिक असंतुलन दो रूपों में दिखाई देगा। पहला तो कि कुछ राज्यों में औद्योगिक विकास हो पाता था, कुछ राज्यों में नहीं। तो इस असमानता को दूर करना था आईडीबीआई के माध्यम से। दूसरा यह था कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें भारी पूंजी की आवश्यकता है, तो ऐसे सेक्टर्स को भी आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी क्या थी, एक ऐसे बैंक की आवश्यकता थी, और इन्हीं उद्देश्यों को साधने के लिए आईडीबीआई को स्थापित किया गया। आईडीबीआई को स्थापित करने के बाद 16 फरवरी 1976 तक यह आरबीआई की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य करती रही, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, एक ऑटोनोमस जो है कि कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित कर दिया गया। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो केंद्र सरकार और एलआईसी की जो इसमें हिस्सेदारी है, चूंकि हम क्या कह रहे हैं, ये अभी क्या है, सरकारी बैंक है, तो इसमें केंद्र सरकार और एलआईसी खुद किसके अंदर आती है, सरकार के अंतर्गत आती है अभी। तो इसमें अगर देखेंगे तो केंद्र सरकार और एलआईसी की हिस्सेदारी 94% से भी ज़्यादा है। एलआईसी के पास इसका जो है कि 49.21% की हिस्सेदारी है, और एलआईसी ही क्या है, इसका जो है कि प्रवर्तक बैंक है इस समय, और प्रबंधन जो होता है इस बैंक का वो भी इसको क्या करता है, एलआईसी ही डील करता है। सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में जो हिस्सेदारी है वह है 45.48%। लगभग अगर हम देखें तो ये भी क्या है, 45% का जो है कि हिस्सेदारी सरकार की भी है। तो आपको याद हो तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था, 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत करते समय उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार विनिवेश कार्यक्रम के तहत कुछ सार्वजनिक बैंक, अर्थात पब्लिक सेक्टर्स के बैंक का निजीकरण करेगी। उसी निजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है ये आईडीबीआई का जो है कि निजीकरण। उद्देश्य जो रखा गया है घोषणा का विनिवेश कार्यक्रम के तहत वो ये रखा गया है कि 2021-22 वित्त वर्ष में क्या करना है, 1.75 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करना है। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में क्या हुआ है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने यह कहा है कि हम रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा सब, रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ प्रबंधन का भी क्या करेंगे, हम हस्तांतरण करेंगे। और इसी के कारण कहा
जा रहा है कि निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब सरकार और एलआईसी आईडीबीआई में कितना हिस्सा कम करेंगे, ये आरबीआई से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। एलआईसी के निदेशक मंडल जो है, चूंकि वह क्या है, इस बैंक का प्रबंधन अभी देखता है, तो उसने अपनी निदेशक मंडल ने एलआईसी के ने क्या किया है कि अपनी हिस्सेदारी कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि प्रारंभ से ही जो है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ जो है वो आईडीबीआई के निजीकरण का विरोध कर रहा है, आज भी कर रहा है। तो थोड़ा समझिए, यहाँ पर विनिवेश और रणनीतिक बिक्री दो शब्द आए हैं, ये हैं क्या, कि होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स के जो बैंक हैं, या कोई भी बैंक ना हो, कोई सरकारी कंपनी भी हो, जो सरकारी कंपनी जिनको हम पीएसयूज के नाम से जानते हैं, इनमें जब सरकार अपनी हिस्सेदारी इस तरह से कम करती है कि उसकी हिस्सेदारी कम हो जाए, लेकिन सरकार का जो मालिकाना हक है या उस कंपनी पर जो स्वामित्व है वो सरकार के पास बना रहे, तो इसको हम कहते हैं विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी कुछ कम कर रही है, लेकिन इतनी हिस्सेदारी जरूर रख रही है कि मालिकाना स्वामित्व उसके पास बना रहे, ये विनिवेश है। लेकिन जब सरकार क्या करती है, हिस्सेदारी के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण भी हस्तांतरित करती है, जैसा कि आईडीबीआई के संदर्भ में अभी निर्णय लिया गया है, तो इसको कहा जाता है कि रणनीतिक विनिवेश है या रणनीतिक बिक्री इसको कहा जाता है। और जो रणनीतिक बिक्री है, एक प्रकार का क्या है, निजीकरण है, क्योंकि इसमें स्वामित्व और नियंत्रण को भी निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जैसा कि आईडीबीआई के संदर्भ में लिया गया है। तो रणनीतिक बिक्री से क्या होता है, सरकार को बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त होती है, और इस पूंजी का प्रयोग वह आधारभूत संरचना के लिए कर सकती है, और साथ ही साथ जो सार्वजनिक जिसमें भी रणनीतिक विनिवेश किया जा रहा है, इससे क्या होता है कि उस कंपनी में क्या होता है, नया प्रबंधन आता है, उससे प्रतिस्पर्धा जो उस कंपनी के वह ज़्यादा बढ़ती है, और सरकार के ऊपर भी एक जो दबाव बना रहता है कि कोई पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स अगर घाटे में जाएगा तो उसका हमें जो है कि उसको हमें फंड देना पड़ेगा, उसकी वित्त की आपूर्ति करनी पड़ेगी, वह सरकार भी उससे ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार के पास फंड का एक अच्छा सोर्स दिखाई देता है, और इसी को हर जगह सरकार वर्तमान समय में अपना रही है। आईडीबीआई के विनिवेश से क्या होगा, आईडीबीआई में नया प्रबंधन आएगा, वित्त का प्रवाह होगा, और इससे क्या होगा, बैंक का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ऐसा सरकार का कहना है। आईडीबीआई भी कुछ साल से घाटे में चल रही थी, और 5 वर्ष बाद मार्च 2021 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में इस बैंक ने 1359 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दिया, जबकि पिछले साल अगर 2020 19 और 20 में देखें तो इस कंपनी को जो है कि नुकसान भी हुआ था। अर्थात यह जो बैंक है, ये भी क्या कर रही थी, बहुत अच्छा रन नहीं कर रही थी, लेकिन हाँ इतना जरूर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यह काफी अच्छा कुछ कर रही थी। अब क्या हुआ, सरकार के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब क्या करेगा, दीपम के द्वारा क्या किया जाएगा, विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। प्रश्न आएगा दीपम क्या है, तो इसका नाम है, दीपम का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। ये क्या है कि जो है कि डिपार्टमेंट है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट को देखता है, उसको आगे बढ़ाएगा। और दीपम करता क्या है, इसको उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसमें रणनीतिक बिक्री के लिए क्या है, एक नोडल विभाग है। अब आप मुझे बता सकती हैं विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। वर्ष 2016 तक जो यह दीपम था, इसको यह विनिवेश विभाग के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2016 में विनिवेश विभाग का ही नाम बदलकर दीपम कर दिया गया है। तो अब दीपम क्या करेगा, आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। प्रश्न आएगा सरकार बैंकों का निजीकरण क्यों कर रही है, तो पहला तो यह है कि सरकारी जो बैंक है उनकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, उनका एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए का मतलब ऐसा पैसा जिसके वापस आने की संभावना काफी कम है। साथ ही साथ निजीकरण से क्या होगा कि जो इनके पास पूंजी आएगी, और वर्तमान समय में जो सरकारी बैंक हैं उनका जो बाजार पूंजीकरण है या जो लाभांश प्राप्त करने की रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। इसके वजह से सरकार चाहती है कि बैंकों का निजीकरण कर दें। निजीकरण के माध्यम से जो सरकारी बैंकों की संख्या कम होगी, और सरकार ये चाहती है कि बैंक के क्षेत्र से वो अपने आप को थोड़ा समेटे और अन्य क्षेत्रों पर फोकस करे। सरकार बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देकर बैंक
बैंकों को और जो है कि व्यवसायी और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहती है, सरकार का कहना है। बैंकिंग स्वायत्ता इससे क्या होगी, बढ़ेगी, चूंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास डिसीजन लेने की पावर होगी। तो हमारे यहाँ जो सरकारी एक तंत्र है जिसमें लेट लतीफ़ी होती है, उससे मुक्ति मिल पाएगा। और अभी अगर देखें तो जो सरकारी बैंक हैं उन पर एक दोहरा नियंत्रण होता है आरबीआई और वित्त मंत्रालय का। तो इस दोहरे नियंत्रण से भी चूंकि वह निजी क्षेत्र में आ जाएंगे, सरकारी जो बैंक हैं, तो वो दोहरा जो नियंत्रण है आरबीआई और वित्त मंत्रालय का, वो समाप्त हो पाएगा। कई जो समितियां हैं उन्होंने भी ये कहा, सुझाव दिया है सरकारों को कि सरकार को अपनी हिस्सेदारी बैंकों से कम करना चाहिए। जैसे नरसिम्हन समिति ने कहा था कि सरकार को जो है कि 33% तक अपनी हिस्सेदारी रखनी चाहिए। पीजे नायक समिति ने कहा था 50% तक अपनी जो है कि हिस्सेदारी रखनी चाहिए। और सरकार का मानना है इससे क्या होगा, जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वह जो है कि अधिक लोग तक पहुंच पाएंगी। लेकिन अधिकांश समीक्षकों का मानना यह है कि वर्तमान की जो सरकार है उसका एक ही रास्ता है, उसको दिखाई देता है वर्तमान समय में फंडिंग प्राप्त करने का, वो है निजीकरण। क्योंकि इस सरकार की पॉलिसी रही है कि जो पब्लिक सेक्टर्स के यूनिट्स हैं उसमें निजीकरण करके निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो ये बैंकिंग क्षेत्र में भी अब हो रहा, कोई नई चीज नहीं है। आई होप आप संक्षेप में इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।